राजा रतन सिंह भौरी के रस भरे होठों का लुत्फ उठाने में इतना मदहोश हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा सभा में बैठे सभी लोग उसे देख रहे हैं। होठों का रस पान चल रहा था कि तभी एक आवाज उसके कानों में आई। महाराज, आप कहाँ खो गए? राजा रतन सिंह की आंखें खुली। वो भूल गए कि वो एक सपना देख रहे थे। 20 साल की लड़की भौरी वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे का नूर किसी रानी से कम नहीं था। ऐसी स्त्री को भला कौन राजा अपने हराम में नहीं रखना चाहेगा। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सुनकर हमें काफी बुरा लगा। ऐसे मुश्किल वक्त में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तुम चाहो तो हमारी हवेली में एक दासी के रूप में काम कर सकती हो। रहने को जगह और खाने को अन्न दोनों मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। मैं हवेली में दासी बनकर खुशी खुशी रहने लगी। कभी रानी को खाना खिलाती तो कभी उन्हें नहलाती। यही मेरा काम था। यार, ये नहलाने वाला सीन तो आपने दिखाया नहीं, बस नरेशन में निपटा दिया। अरे इसको भी तो विजुअल फॉर्म में दिखाइए ना, तो देखे कि आखिर कैसे नहलाती थी आप रानी को। साले भोसड़ी के, यहाँ कोई अपना रोना रो रहा है और तुझे टांगों के बीच कुछ हो रहा है। इससे पहले कि भौरी देवी गुस्से में आकर तेरी गांड में डंडा डाले, बंद करिए अपना हवस का धंधा। पूरा राज्य राजा रतन सिंह की बहुत इज्जत करता था। वो बाकी राजाओं की तरह सैकड़ों रानियां नहीं रखते थे, बल्कि उनकी बस एक रानी थी जिसका नाम था रानी प्रियंगु मंजरी। अरे ये कैसा नाम है बे? साला रानी है या कंगारू? सिर्फ एक ही रानी रखने के पीछे कोई खास वजह? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, हम बताते हैं। उस वक्त वायगरा नहीं आता था और राजा रतन सिंह के बैट में इतनी ताकत ही नहीं होगी कि एक ही दिन में अलग अलग फॉर्मेट में खेल सके। इसीलिए एक ही रानी रखते होंगे। क्यों, सही कहे ना? लोगों के लिए राजा रतन सिंह भगवान था। देवता की तरह पूजते थे लोग उसे। जरूरतमंद की मदद करना, उनके हक के लिए लड़ना, अपने सुख को त्याग कर लोगों का सत्कार करना, ये पहचान थी राजा रतन सिंह की। पर उसकी असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। असली सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि बाकी राजा की तरह उसके भी नवाबों वाले शौक थे। हरम में रानी एक ही रखी थी, पर राजा कई सारे रखे थे। खबरदार, अगर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई खेल चल रहा है? नहीं, माफ कर दो। अरे हम तो बस ऐसे ही पिक्चर देखना चाहते थे। बहुत शौक है ना तुम्हें सुनने से ज्यादा देखने का? तो चलो दिखाती हूँ तुम्हें आगे की कहानी। भौरी देवी ये कहते ही वेदा हवेली का वो हॉल जहां कुछ देर पहले दरबार लगा था, अचानक से एक बड़े से आलीशान कमरे में बदल गया। ये था राजा रतन सिंह का कमरा, जहां बड़े ही ठाठ से वो आराम फरमा रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई। कौन है? आ जाइए। प्रणाम महाराज। रानी प्रियंगु मंजरी अपने घर के लिए रवाना हो गई हैं। उनके साथ हवेली के कुछ सैनिक भी हैं। उनका यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आई थी। भौरी का राजा रतन सिंह के कक्ष में आना ठीक ऐसा था जैसे किसी शिकार का शिकारी के जाल के पास आ जाना। रतन सिंह ने भौरी को एक बार उसे ऊपर से नीचे देखा। उसका जवान बदन उसे अपनी ओर पुकार रहा था। वो अपने पलंग से उठ खड़ा हुआ। जानती हो भंवरी, हमें लगता है तुम्हारा नाम भंवरी नहीं, फूल होना चाहिए था। एक रस भरा फूल जिसे देख दूसरे लोग भंवरे बन जाते हैं। हा? मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, हमारे पास आज की पूरी रात है। आज की ये रात तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रतन सिंह ने भौरी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। इससे भौरी के दिल की धड़कन बढ़ गई। राजा रतन सिंह ने ना आओ देखा ना ताओ और भौरी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लिया।
ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? छोड़िए, छोड़िए हमें। ये आप गलत कर रहे हैं। छोड़िए, छोड़िए हमें। पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी से तुमने हमारा दिल जीत लिया था। हरम की रानी लड़कियां एक तरफ और तुम्हारे हुस्न का जादू एक तरफ। आप महाराज हैं? इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो कर सकते हैं। रानी प्रियंगु मंजरी को पता चलेगा तो सोचिए क्या होगा। तुमसे पहले हमने सैकड़ों लड़कियों का रसपान किया है, मगर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे विरुद्ध जाकर कुछ करे। बेहतर होगा तुम भी अपना यह मुंह बंद करो और जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दो। इसके बाद उस रतन सिंह ने मुझे उसके पलंग पर फेंका और मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी आवाज हवेली के किसी भी इंसान के कानों तक नहीं पहुंची। तो ये बात किसी से कही क्यों नहीं? बताकर भी कुछ नहीं हो सकता था। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता और फिर वो हुआ जिसने मेरे दर्द को और भी बढ़ा दिया। क्या हुआ? बाल तोड़। साले भोसड़ी के, तू झाटू का झाटू ही रहेगा। सोचा भी तो क्या, बाल तोड़। उस रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद राजा का अंश मेरे पेट में पलने लगा। साला यही दिक्कत थी पुराने समय के लोगों की, प्रिकॉशन लेते ही नहीं थे। देश की आबादी को बढ़ाने में उन्हीं का सबसे ज्यादा हाथ था। बच्चे की बात जब मैंने राजा रतन सिंह को बताई तो पहले तो उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बच्चा उसका हो सकता है। काहे नहीं हो सकता? राजा का बंटी स्लो था क्या जो वो बाप नहीं बन सकता था? उस रात राजा के कक्ष में जो कुछ भी हुआ वो काफी दिल दहला देने वाला था। गैंग बैंग हो गया का? भोसड़ी के, तू अपना मुंह बंद करेगा या घुसा दे तुम्हारे मुंह में अपना पर्सनल लॉलीपॉप। साले ऐसे सेंसिटिव टॉपिक में भी अमेरिकन नॉटी की ब्लैक ब्यूटी का सीन इमेजिन कर रहा है। उसने मुझे साफ कह दिया कि वो इस बच्चे को अपना नाम नहीं देगा और ना ही सभी के सामने ये बात कबूल करेगा कि ये बच्चा उसका ही है। उसके मना करने से क्या होता है? तुम डीएनए टेस्ट करवा कर ये बात प्रूव कर सकती थी ना। उस जमाने में डीएनए टेस्ट क्या तेरी मौसी करती? आओ तुम्हें दिखाती हूँ उस रात क्या हुआ। इस महल में तुम्हारी जैसी सैकड़ों दासियां हैं जिनके देह का भोग करके हमने अपनी वासना की आग को शांत किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको हमारी रानी बना ले या फिर उनके बच्चों को अपना नाम दें। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे खुद ये बात रानी और राज्य के सभी लोगों को बतानी होगी। लोग उल्टा तुम्हें ही दोषी और चालबाज समझेंगे। कहाँ एक राजा और कहाँ एक मामूली सी दासी। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, मैं तुम्हें एक फायदे का सौदा देता हूँ। कैसा सौदा? तुम इस बच्चे को अपने पेट में मार दो और हमेशा हमेशा के लिए हमारी वो दासी बन जाओ जो कभी भी हमारी इच्छा को धुतकारे ना, हमारे एक इशारे पर दौड़ी दौड़ी हमारे बिस्तर पर चली आए। इसके बदले हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देंगे। दिमाग खराब हो गया है आपका? आपको क्या लगता है मैं अपनी इज्जत को बेचूंगी? ये तो तुम्हारे हुस्न का जादू है भंवरी, जो हम इसकी कीमत अदा करने को तैयार हैं। वरना तो बिना कीमत के भी तुम्हें हर रात अपने कक्ष तक ला सकते हैं खींच कर। साला ये राजा था या आज के जमाने का कोई नेता जो रक्षक के भेष में भक्षक वाला काम कर रहा था? फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे चेतावनी दी कि अगर अगले 2 दिनों के अंदर उसने भरी सभा में सबके सामने सच नहीं बताया तो मैं खुद सबके सामने आकर उसका पर्दाफाश कर दूंगी। और उस गांडू ने फिर डर के मारे सब सच बक दिया होगा, जिसे सुनने के बाद प्रजा ने उसकी गांड मार ली होगी। नहीं। तो फिर क्या प्रजा ने आपकी? क्या बकवास कर रहा है? उसने अपने दरबारियों से कहकर रातों रात मुझे मरवा दिया। क्या? ध्रुव और प्रसाद ये बात सुनकर पूरी तरह चौंक गए। अचानक से हवेली में तेज हवा चलने लगी और एक औरत जमीन पर पड़ी जलने लगी। ये भौरी देवी थी। देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने ये नजारा, किस तरह इन आदमियों ने मुझे जला दिया।
मेरे साथ साथ मेरे उस बच्चे को भी मार दिया जो कभी इस दुनिया में ही नहीं आया था। तुम्हारे मरने के बाद तो राजा हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया होगा। ऐसा तो तब होता ना जब मेरी आत्मा वो हवेली छोड़ती। क्या मतलब? मैं मर तो गई मगर मेरी आत्मा उस हवेली में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। मैंने राजा से अपने साथ हुए इस गलत काम का बदला लिया, रातों रात उसे मार दिया। राजा के बाद उन लोगों को जिन्होंने मुझे जलाया था। जल्दी ही पूरी हवेली में ये बात फैल गई कि यहाँ किसी आत्मा का वास है जो एक एक कर सभी को मार देगी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए राज्य के सभी लोग जाकर कहीं और बस गए और ये हवेली हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो गई। इसका मतलब तुम्हारे हिस्से की जो जगह तुम्हें राजा के जीते जी नहीं मिली, वो तुमने मरने के बाद उससे हासिल कर ली। हाँ, बिल्कुल। और अब तुम मेरी इस जगह आए हो, इसलिए तुम सबको भी मार दूंगी और सबसे पहले इस लड़की को। इतना कहकर जैसे ही भौरी देवी सारा की ओर मुड़ी, वो वहां से गायब। बातों के दौरान सारा वहां से निकलकर कहीं और चली गई थी। साथ ही प्रीतम भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, पर मैं तुम्हें किसी को मारने नहीं दूंगा, वो भी उन्हें जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कौन रोकेगा मुझे? तुम। हाँ, मैं। अगर ये बात है तो क्यों ना इस काम की शुरुआत तुमसे ही की जाए। सारांश ने ध्रुव की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में ऊपर उठा लिया। सारांश की पकड़ से छूटने के लिए ध्रुव छटपटा रहा था। अपने दोस्त की मदद करने के लिए प्रसाद के अंदर का शक्तिमान जाग गया। अबे साले, तुम्हारी तो एक छोड़ो हमारे दोस्त को। प्रसाद ध्रुव की मदद के लिए तेजी से उसकी ओर दौड़ा। इसके पहले वो ध्रुव के पास पहुंचता, सारांश ने एक नजर प्रसाद की ओर देखा और एक बड़ी सी बिजली प्रसाद के ऊपर आ गिरी। प्रसाद का सर उसकी धड़ से अलग हो गया। प्रसाद! 8. ध्रुव के सामने इस वक्त प्रसाद की लाश पड़ी थी। भंवरी के एक वार से प्रसाद का सर धड़ से अलग हो गया था। उसका खून किसी तेज नदी के समान लगातार बह रहा था। अपने दोस्त की यह हालत देख ध्रुव की आंखें भर आई। प्रसाद, ये क्या हो गया प्रसाद? मुझे बचाने के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। क्यों प्रसाद, क्यों? अब तेरे बिना क्या होगा मेरा? ध्रुव के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सारांश के अंदर मौजूद भंवरी देवी की आत्मा ने ध्रुव को अपनी मुट्ठी में इस तरह जकड़ रखा था जैसे कोई अफ्रीकन नीग्रो अमेरिकन ब्यूटी को वीडियोस में जकड़ता है। बहुत भरोसा था ना तुम्हें अपने आप पर? क्या सोचा था मेरे वार से अपने दोस्त को बचा लोगे? दोस्त तो गया, अब उस दोस्त का दोस्त भी जाएगा। ध्रुव की गर्दन पर नाखून के निशान बन रहे थे। हर एक नाखून उसके गले की नसों को अंदर तक छेद रहा था। नाखून के अंदर मौजूद जहर उसके शरीर में उतर रहा था, जिस वजह से उसके मुंह से झाग आनी शुरू हो गई। ध्रुव अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था कि तभी वहां कुछ आवाजें आई। अगर कोई आ गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तो क्या मैं माउंटेन ड्यू लेकर आऊं? और वैसे भी डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई आ भी गया तो मैं सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर लूंगा। इडियट, मैं तुम्हारे फूफा या ताऊ के आने की बात नहीं कर रही हूँ जो प्यार का इजहार कर लोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट भूतनी, भंवरी देवी। अगर वो आ गई और उसने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैं राहुल द्रविड़ नहीं हूँ। सहवाग की तरह झट से क्रीज पर आऊंगा और तुम्हें एक अच्छा सा स्टार्ट देकर वापस पवेलियन लौट जाऊंगा। मैं क्रिकेट नहीं देखती, आई ओनली वॉच बिग बॉस। इसीलिए एग्जाम्पल देना ही है तो उससे जुड़ा हुआ दो ताकि मुझे कुछ समझ आ सके। मेरे कहने का मतलब है जब तक हमारे शो में भंवरी देवी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तब तक तो मैं अपना टास्क कंप्लीट कर नॉमिनेट हो चुका हूँगा।
उसे घंटा नहीं पता चलेगा यहाँ क्या हुआ। ओह, तो अब समझी। तो स्टार्टर में तुम यकीन नहीं रखते हो और मेन कोर्स तुमसे ज्यादा सर्व होता नहीं है, यही ना? यस बेबी, यही। इंतजार किस बात का है बेबी? आओ मेरे पास आओ। प्रीतम और सारा की ये सारी बातें जब नीचे हॉल में खड़े सारांश के कानों तक पहुंची तो उसने तुरंत ध्रुव को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही ध्रुव धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इन लोगों ने मेरी हवेली का मजाक बनाकर रख दिया है। अब मैं इनका वो हर्ष करूंगी जो ये कभी सोच भी नहीं सकते। अगले ही पल भौरी देवी वहां से गायब हो गई। उसके जाते ही ध्रुव ने पहले लंबी सांसें ली और फिर साइड में पड़े प्रसाद को देखा। साले, तू तो कहता था ना कि मरते दम तक साथ रहेगा, फिर क्यों मुझे इस तरह छोड़कर चला गया? साले, तेरे लिए मैंने 6,000 रुपए जोड़े थे। सोचा था तेरी इस बर्थडे पर तुझे रशियन गिफ्ट करूंगा। अब क्या करूंगा मैं उसका, क्या करूंगा? का रशियन, वो भी हमारे लिए? आवाज सुन ध्रुव ने अपनी मुंडी उठाकर देखा तो प्रसाद उसकी आंखों के सामने बैठा था, वो भी जिंदा, एकदम सही सलामत। ध्रुव को लगा कि ये कोई सपना है। देख रहा है मेरी हालत? तुझे मरे हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए और अभी से मुझे तेरे सपने आ रहे हैं। लगता है तेरे जाने के बाद मैं पागल हो जाऊंगा। अबे ओ गांडू की औलाद, मरे होंगे हमारे दुश्मन साले। अरे ये कब बवासीर सी बात कर रहे हो तुम तब से? भांग भांग खाली हो का? ध्रुव ने अपने आप को एक चिमटी खोदी। दर्द होने पर ध्रुव समझ गया कि ये सपना नहीं है, पर कैसे? प्रसाद कैसे दोबारा से जिंदा हो गया था? ध्रुव कुछ पूछता कि तभी हवेली में खुशनुमा माहौल छा गया और उनके सामने साक्षात एक लड़की आ गई। अलीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आलू और सब्जी लेने आई हूँ। वो क्या है ना, मैंने सुना है इस हवेली में सब्जियाँ बड़ी सस्ती मिलती हैं, इसलिए। हैं? अरे ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मोटी बुद्धि के इंसान, मैं टॉन्ट कर रही थी। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह इस केस में तुम लोगों की मदद करने आई हूँ। पिछले 4 केसेस तो हमने खुद के दम पर सॉल्व किए हैं, वहाँ तो मुंह दिखाई की नहीं। और अब आ गई बिना बात का क्रेडिट मांगने। साला भूतनी है या प्रोड्यूसर? अबे साले, तू उठा नहीं कि तेरी बकवास शुरू कर दी। एलिना जी यहाँ हमारी मदद करने के लिए आई है और तू उल्टा उन्हीं पे चढ़ रहा है। सारा पर तो चढ़ नहीं पाए, पर कम से कम अलीना जी पर। अगर ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश की तो अगला वार तुम्हारे टांगों के बीच में होगा, समझे? एलिना जी, इतना तो मैं अच्छे से जान गया कि इस साले प्रसाद को ठीक करने में आप ही का हाथ है। मुझे तो लगा था कि यमराज ने इसकी टिकट कंफर्म कर दी, पर आपने टिकट कैंसिल कर इस साले की रिटर्न राइड बुक कर दी। थैंक यू सो मच। यमराज टिकट? अरे रिटर्न राइड? अबे साले ये सब क्या बक रहे हो? और हमें क्या हुआ था? हम तो कब के यही हैं। प्रसाद अपनी मौत से बेखबर था। ध्रुव ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वहीं भौरी देवी भी वाइल्ड कार्ड बन प्रीतम और सारा के 18+ शो में पहुंच चुकी थी। तुम लड़के दुनिया जहान का काम कर सकते हो, मगर एक सिंपल सा हुक नहीं खोल सकते। तुम लड़कियां भी तो दुनिया जहां की चीजें मंगाती रहती हो, अपने लिए एक बिना हुक वाली सिंपल चीज नहीं मंगा सकती। तुम लड़के हमेशा लड़कियों की गलती निकालो। इंजीनियर डॉक्टर बनकर ऑपरेशन कर लेते हो, ब्रिज बना लेते हो, पर एक सिंपल सा हुक नहीं खोल पाते। मुझे इतना सुना रही हो? सारांश कौन सा एक चुटकी में खोल देता था? उसके हाथ लगाते ही सिर्फ हुक नहीं, मेरा रोम रोम खुल जाता है। बिना पानी में उतरे ही मैं सर से लेकर पेट तक वेट हो जाती थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो मेरे ही दोस्त के साथ ये घिनौना काम करना पड़ा? ये आवाज सुनते ही प्रीतम और सारा एक दूसरे से अलग हो गए। उनके सामने सारांश खड़ा था, जिसके अंदर अब भी भौरी देवी की आत्मा थी। सारांश के लिए अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था कि उसके प्यार की पीठ के पीछे लगे हुक पर जो उंगलियां हैं वो उसकी नहीं बल्कि उसके दोस्त की हैं। ब्रो, तू 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 यहाँ पर? तू तो अभी उन साले दोनों नौकरों के साथ बिजी था ना? मैं वहाँ उनके साथ लगा था, इसलिए तू यहाँ मेरी वाली के साथ लग गया है ना? हाँ, नहीं ब्रो, तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं बस सारा भाभी का हुक खोल उनकी सांस लेने में मदद कर रहा था। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस बंद कर अपनी ये बकवास। बहुत आग है ना तेरे बदन में, आज एक आग मैं भी लगाऊंगा, वो भी
ऐसी जगह जिसके बाद तेरे अंदर की सारी आग हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। इतना कहकर सारांश ने हवा में एक जोरों की फूंक मारी। उसकी फूंक मारते ही प्रीतम की पैंट में आग लग गई। ये आग सिर्फ उतने ही हिस्से में लगी थी जितने हिस्से से प्रीतम सारा के साथ नॉकआउट मैच खेलने वाला था। इसकी माँ का, ये क्या कर दिया तूने? ऐसा तो ये पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। प्लीज प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। आई एम सेइंग स्टॉप इट। ये आग मैंने इसलिए लगाई ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे ब्रो, मैं कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद ना किसी का तबला बजाऊंगा, ना किसी से अपनी बांसुरी बजवाऊंगा, पर भगवान के लिए मेरी बांसुरी को जिंदा छोड़ दो। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सारा बेबी, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जल्दी से कुछ करो, भगवान के लिए मेरी आग बुझाओ। इतना सब होने के बाद अभी भी तुम्हें सेक्स की पड़ी है। तुम्हारी हवस की आग बुझाने के चक्कर में ही हमारे ये एल लगे हैं। अरे ओ डैनी डैनियल्स की चचेरी बहन, क्या जब देखो तब एक ही चीज सोचती रहती हो? मैं उस आग की नहीं, बल्कि इस आग की बात कर रहा हूँ जो मेरी पैंट में लगी है। तुम तो अब बचने से रहे, बाकी अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूंगी। इससे पहले आग मेरी गुफा में लगे, मैं तो चली। सारा भाग रही थी कि तभी अचानक भंवरी के जादू से फर्श में एक बड़ी सी कील निकल आई जो सारा के पैर में जा घुसी, जिससे वो चीख उठी। वहीं प्रीतम की लक्स कोजी के अंदर लगी आग ने उसके सबसे कीमती सामान को हमेशा के लिए जला कर रख दिया। साला, अब जिंदगी भर साड़ी पहनकर ट्रेन में ताली बजानी पड़ेगी। सारांश, प्लीज मुझे जाने दो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना बेबी? प्यार करता था इसीलिए अब तक बची हो, वरना सबसे पहले इस हवेली में तुम्हारी तस्वीर टंग रही होती। सारा की चीखें जब ध्रुव के कानों में पहुंची तो वो समझ गया कि भंवरी देवी ने अपना खेल शुरू कर दिया। वो इस खेल को जल्द से जल्द मिटाना चाहता था और उसके लिए उसे अलीना की जरूरत थी। एलिना जी, आप यहाँ आई गई है तो हमें ये बताइए ना कि इस भंवरी देवी को कैसे हरा सकते हैं? तुमने बचपन में उस राजा की कहानी सुनी थी जिसकी जान एक तोते में फंसी थी। जिस किसी को राजा को मारना होता था या फिर उसके साथ कुछ बुरा करना होता था तो वो उस तोते का सहारा लेता था। जितना दर्द तोते को मिलता था उतना ही दर्द राजा को होता था। काश ऐसा भी कोई तोता हो जिसमें राजा वल्लभ की जान बसती हो, क्योंकि अगर ऐसा तोता हुआ तो हम उस तोते की गांड में डंडा तभी तो लगता है साला हम प्रसाद नहीं घंटा है। अरे जिसे देखो वो आकर बजा कर चला जाता है। तोते और भंवरी देवी का क्या रिलेशन है? जिस तरह राजा की जान तोते में बसती थी, ठीक उसी तरह भंवरी देवी की जान मुंजिया में बसती है। मुंजिया? इस साला हमने आलू भुजिया सुना था, मीठी गुजिया सुना था। इस साला ये मुंजिया कौन चीज बा? मुंजिया यानी भंवरी देवी की बेटी। क्या? पर उसका बच्चा तो पेट में ही मर गया था, तो फिर अब ये मुंजिया कैसे आ गई?